उसको यदि पूरा कटेल कर दें तब जाके इनका प्रॉफिट लगभग 8-10% से डाउन होगा। अदरवाइज जो खर्चे कटेल नहीं करेंगे तो इनका प्रॉफिट अमाउंट अराउंड 30% से डिटोरिएट हो सकता है। हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। बीएलएस का शेयर अपने टॉप से अराउंड 40% डाउन है एंड आज तो अराउंड 15% से क्रैश कर गया था। तो चलो डिस्कस करते हैं बीएलएस के बिजनेस के अंदर अभी क्या इश्यूज आ रखे हैं। एंड दोस्तों, ये सब डिस्कशन करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रेटिंग रखूंगा। मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रहेगा। जो रिसर्च जो एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे एक मेरी तरफ से फाइनल रेटिंग रहेगा जो आपको हेल्प करेगा बीएलएस के शेयर को शॉर्टेज या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ही जान लेते हैं कि बीएलएस इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों बीएलएस एक B2G मॉडल पे काम करती है। मतलब बीएलएस को मल्टीपल कंट्रीज की गवर्नमेंट से टेंडर मिलते हैं वीजा या पासपोर्ट सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब बहुत सारे कंट्रीज को अपने काम का आउटसोर्स करना होता है, वीजा या पासपोर्ट से रिलेटेड वो काम बीएलएस को सौंपती है। मतलब कंप्लीटली ये बिजनेस गवर्नमेंट के साथ में अपना काम एग्जीक्यूट करता है। साथ में इनको ऐसे कोई लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, पीरियोडिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना पड़ता है। एंड दोस्तों बीएलएस ने रिसेंट के टाइम में अपने रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। अराउंड 25% से कंसिस्टेंटली लगभग इन्होंने ग्रोथ किया है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इस 25% ग्रोथ इंजन में अभी क्या इश्यूज आ गए हैं, क्या कंसर्न है बिजनेस पे जिसकी वजह से स्टॉक इतना डाउन जा रहा है। दोस्तों अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से इनको नोटिस इश्यू हुआ है कि आपको हम लोग नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए टेंडर देने से डिबार कर रहे हैं। मतलब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए बिजनेस नहीं मिलेगा। ऑल्दो इनकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, विदेश मंत्रालय के साथ में, वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बिजनेस नहीं देती है तो हमारे टोटल रेवेन्यू पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा और उससे इबिट्टा पे टोटल कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि हमारा टोटल रेवेन्यू में से अराउंड 12% रेवेन्यू Q1 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग कर रहा था। और यदि इबिट्टा लेवल की बात करें तो अराउंड 8% से हमारा इबिट्टा यहाँ पे डिटोरिएट होगा। बट दोस्तों हमें और क्लैरिटी में जानना होगा, यदि ये बिजनेस जब जाएगा उनका 12% टॉप लाइन में से, तो क्या अपने एम्प्लॉयज को हटा देंगे, वो क्या वो पूरी कॉस्ट कर्टेल कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। और यदि पूरी कॉस्ट कर्टेल नहीं कर पाएंगे तो एक बार रियल कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि उनके प्रॉफिट लेवल पे, पैट लेवल पे कितना इंपैक्ट आएगा। दोस्तों अराउंड 700 करोड़ का इनका रेवेन्यू था Q1 का, और उनकी जो एक्सपेंसेस थे कुछ 510 करोड़ के आसपास में थे, तो उनका इबिट्टा निकल के आया था कुछ 180-185 करोड़ के आसपास में। दोस्तों यदि इनका रेवेन्यू 12% से डाउन होता है तो इनका जो नेट रेवेन्यू बचेगा वो 625 करोड़ के आसपास में बचेगा। इनको जो एक्सपेंसेस है 510 करोड़ के आसपास में, यदि वो कर्टेल नहीं करते हैं तो इनका इबिट्टा कितना निकल के आ जाएगा? लगभग लगभग 110 से 120 करोड़ के बीच में। मतलब इनका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो अराउंड अराउंड 30% से फॉल कर सकता है। ऑल्दो कंपनी ने कहा है कि इबिट्टा पे 8% का इंपैक्ट आएगा, बट यदि वो सारे खर्चे कर्टेल कर दें जो इंडियन गवर्नमेंट को बिजनेस करने के लिए जो इन्होंने एम्प्लॉयज लगा रखे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा था, उसको यदि पूरा कर्टेल कर दें तब जाके इनका प्रॉफिट लगभग 8-10% से डाउन होगा। अदरवाइज जो खर्चे कर्टेल नहीं करेंगे तो इनका प्रॉफिट अमाउंट अराउंड 30% से डिटोरिएट हो सकता है। एंड दोस्तों ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टच में हैं और ये जो डिबार करने का नोटिस आया है इसको हम लोग रिवर्स कराने की कोशिश करें। तो आप खुद ही सोचो, जो खुद रिवर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब जो इनके एक्सपेंसेज हैं, जो इनका इंडियन गवर्नमेंट से बिजनेस आ रहा है उसके लिए जो उन्होंने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रखे हैं उनको तो नहीं हटाएंगे। अदरवाइज ये लोग वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में क्यों ही जा रहे हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इन सिंपल ये कहना है, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस इनको मिलता है उसके सारे खर्चे हटा देंगे तब तो अच्छी बात है, प्रॉफिट में ज्यादा डिटोरेशन नहीं आएगा 8 से 10% से ज्यादा का। बट यदि वो खर्चे सारे कर्टेल नहीं करेंगे, जो इन्होंने खुद नहीं बताया है कि हम लोग फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टच में है ना, हम लोग वापस इस नोटिस को रिवर्स कराएंगे, इसका मतलब वो खर्चे तो रहेंगे। और जब खर्चे रहेंगे तो अराउंड अराउंड मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 25 से 30% का प्रॉफिट में डेंट आ सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया कि ये करंटली जो डेवलपमेंट हुआ है बीएलएस इंटरनेशनल के साथ में उससे इनके प्रॉफिट लेवल पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों अब ये डिस्कस करेंगे क्या बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको काफी बार पहले भी बताया है पुरानी वीडियोस के अंदर कि जो हमारा क्राइटेरिया रहता है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो रहता है किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो फर्स्ट है कि वो बिजनेस सेकुलर कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। सेकुलर कंज्यूमर सेक्टर आपको ऑलरेडी पता होगा, मतलब वो बिजनेस जहाँ पे कोई कंपनी किसी इंसान को सर्विस या प्रोडक्ट देती है और वो बंदा डायरेक्टली अपने सर्विस और प्रोडक्ट लेने के बाद में उस कंपनी को पेमेंट कर देता है या उस कंपनी के किसी आउटलेट को पेमेंट कर देता है। जैसे लाइक आपका रिटेल बिजनेस हो गया, एफएमसीजी बिजनेस हो गया,
इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हो गए, हॉस्पिटल बिजनेस हो गया, डायग्नोस्टिक बिजनेस हो गया। तो ये सारे बिजनेस आपके सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि बीएलएस इंटरनेशनल का बिजनेस सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर का बिजनेस नहीं है। भले वो 25% से ग्रोथ कर रहा हो चाहे 30% से ग्रोथ कर रहा हो, डजेंट मैटर। बिकॉज बीएलएस को सारा बिजनेस गवर्नमेंट से मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट से मिलता है। कोई श्योरिटी नहीं है कब इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं, रिन्यू ना हो क्या पता फ्यूचर में जाके। तो दोस्तों, बीएलएस का बिजनेस हमारे फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर ही फॉल नहीं हुआ। तो हम आगे डिस्कस तो कर लेंगे बट कोई पॉइंट नहीं रहेगा। ऑल्दो इनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी पॉजिटिव है, और इनको लाइक जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो इनकी सेंट्रल टीम की कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा। एफआईज और डीआईज की थोड़ी बहुत होल्डिंग है, डीआईज के अंदर केवल एलआईसी की होल्डिंग है, बाकी किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनके अंदर है नहीं। मतलब मोस्टली म्यूचुअल फंड्स, मतलब जहाँ पे B2G बिजनेस होते हैं वहां से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, आपको पता ही है। और फॉरवर्ड पैग रेशियो भी इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यदि आपको 25% के आसपास का कोई ग्रोथ इंजन सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से मिल जाए तो अच्छी बात है ना। क्यों जाएंगे हम लोग ऐसे बिजनेस मॉडल में जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करता है। लेट से कोई ऐसे ही आपको सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर की कंपनी मिल गई जो 20 25 30% से ग्रोथ कर रही है, तो अच्छी बात है ना, उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करो ना, क्यों बीएलएस के पीछे पड़े हो। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड दोस्तों, अभी रिसेंट में मैंने पुराने कुछ वीडियोज बनाए हैं जिसके अंदर तो रिटेल कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज है, कुछ ज्वेलरी कंपनीज है, कुछ वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनीज है, उनके मैंने वीडियोज बनाए हैं। उसके अंदर जो कंपनीज है बहुत हाई रेट से ग्रोथ कर रही है, 30% 40% 50% से ग्रोथ कर रही है। तो उन वीडियोज को जाके एक बार अच्छे से देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया बेलस इंटरनेशनल के बारे में। दोस्तों, ऐसा कोई मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि बेलस का शेयर आप खरीदो। आप अपनी खुद की एनालिसिस करो, खुद की रिसर्च करो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो कि आपको बेलस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो अच्छे परफॉर्मिंग बिजनेस है वहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। बिकॉज अभी क्वार्टर 2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। उनमें से जो हाई ग्रोथ बिजनेस होंगे उनके रिजल्ट की एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।